नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। 13 दिसंबर को आपका पीटी एग्ज़ाम संभावित है। संभावित इसलिए बोल रहा हूँ कि तिथि आगे पीछे हो सकती है, बहुत कम चांस है, बहुत ही कम रेयर चांस है कि हो, लेकिन संभावना है क्योंकि बीपीएससी के डेट वाले नोटिफिकेशन पर लिखा हुआ है संभावित तिथि। एक चीज़ और संभावना है, नॉर्मलाइजेशन ऐड हो जाएगा। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। सभी स्तरों से तो मैंने विरोध ही किया है, लेकिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया और आयोग का पहले से भी मन था, तो उम्मीद की जा सकती है कि नॉर्मलाइजेशन लागू हो ही जाएगा, क्योंकि वो करके रहेंगे, पहले से तय था उनका। ओके, ये भी आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। अगर नहीं होता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत कम चांस है कि नहीं हो, अधिक चांस है कि वो लागू करके रहेंगे। सपोर्ट भी उनको मिला है, बड़े शिक्षक और रील वाले शिक्षकों ने सपोर्ट भी किया है। खैर, आज हम लोग किस चीज़ पर बात करने वाले हैं। 13 दिसंबर को अगर आपका पीटी एग्जामिनेशन होता है तो 1 महीने और 5-7 दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। 1 महीना और 1 सप्ताह करीब में बचा हुआ है। उस दौरान जो हिस्ट्री है, साइंस है, ज्योग्राफी है, इसके कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जिस पर आपको पढ़ना चाहिए, अधिक ध्यान देना चाहिए। तो इससे पहले मैंने हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दिए थे आपको, और एंशिएंट हिस्ट्री का अलग करवाया था, मॉडर्न हिस्ट्री का अलग करवाया था। आज साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक जरा हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस एंड टेक के वो कौन से टॉपिक हैं जिसको अंतिम समय में खूब अच्छे से रिवाइज करके जाएं तो 30 में से कम 20 सवालों तक तो आपका स्कोर पहुंच ही सकता है। और 30 में से 20 भी अगर आप सही करके आ रहे हैं साइंस में तो आपका स्कोर अच्छा खासा बन जाता है। साइंस में अगर आप 20 सही कर लेते हैं, हिस्ट्री में भी 20 सही कर लेते हैं और करंट में भी 20 से 25 सही कर लेते हैं, तो 75 से 80 सवाल का वेटेज तो आपका यहीं से निकल कर आ जाता है, तो जो कि काफ़ी सही रहता है, जो कि काफ़ी हद तक सही रहेगा आपके लिए। इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है, कई सारे लोगों का स्कोर 70 भी जा सकता है, कई सारे बहुत अच्छा साइंस में भी कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं डिटेल में, पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर टॉपिक को डिटेल में देख लेंगे। क्वेश्चन इसलिए देखना ज़रूरी होता है कि विज्ञान में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। वन लाइनर होता है या फिर स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं, एनालिसिस वाले होते हैं या डायरेक्ट फैक्चुअल होते हैं। देखिए 69 बीपीएससी का पेपर जरा, और अंदाज़ा उसी से लग जाएगा आप। 69 बीपीएससी के पेपर में 30 सवाल जो हैं वो साइंस से पूछे गए थे। 30 सवाल थे, और इसको आप 33 भी कई सारे लोग बोल देते। कुछ सवाल जिसे मैं साइंस का नहीं मानता हूँ, कई सारे लोग मान लेते हैं, या कई सारे साइंस के जो सवाल है उसको ज्योग्राफी के सवाल मान लेते हैं। तो ठीक है, 30 सवाल ऐसे थे जिनके लिए टेक्निकल चीज़ें थी, साइंस था, मुख्य रूप से साइंस था, और साइंस एंड टेक था जिसे सवाल पूछा गया था। मैक्सिमम आपको वन लाइनर ही दिखेगा। वन लाइनर है, स्ट्रेट सवाल है। अगर आपको फैक्ट पता है तो आप कर ले जाएंगे, अगर नहीं पता है तो आप किसी भी हालत में उसको नहीं कर पाएंगे। साइंस में तुक्का मत लगाइए। पहला सवाल देखिए क्या है, निम्न से कौन सा तरल बिजली का कुचालक होता है, कौन सा तरल बिजली, इस तरह के सवाल होते हैं ना। ये कॉन्सेप्चुअल भी होता है थोड़ा सा, और ये सीधा सीधा सवाल होता है। अगर आपको आ रहा है तो कर ले जाएंगे, नहीं तो आप इसमें तुक्का मत लगाइएगा। आप मुझे एक बताइए कि प्योर वाटर जो होता है, 100% प्योर वाटर जो होता है जिसको H2O बोलते हैं, उसके अलावा दुनिया की हर वाटर जो होता है, चाहे वो सॉल्ट वाटर हो, एसिडिक वाटर हो, कोई भी वाटर हो दुनिया में, हमेशा वो विद्युत के सुचालक ही होते हैं। उसके अलावा कोई भी वाटर होगा दुनिया में, वो सब के सब सुचालक ही होंगे। तो तीनों ही गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आप कॉन्सेप्चुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप एग्ज़ाम में 100% कंसंट्रेट रहे, एकाग्र रहे, और थोड़ा सा भी बेसिक अगर साइंस आपको पता होगा, अप्लाइड साइंस जिसको बोलते हैं, एप्लीकेशन बेस, उपयोग वाले, अनुप्रयोग जिसको बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन बेस जो साइंस होता है, वहीं से सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टॉपिक तो बताऊंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल दिखते हैं इन तीनों में वो होते हैं अनुप्रयोग, एप्लीकेशन आधारित। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सही रखिएगा, आपके सवाल हल वहाँ पर हो जाएंगे। कंसंट्रेट सही रहेंगे तो भी हो जाएंगे। डीएनए वाला ये सवाल बहुत बार पूछा है। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा, ये पूछा है। द्रव्यमान के बारे में पूछा गया है। द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए क्या रहता है, हमेशा नहीं बताऊंगा मैं आगे। वेक्टर टीके का पूछा गया। ये साइंस एंड टेक का सवाल है। ये 69 बीपीएससी की मौलिकता थी। ये पहली बार 69 बीपीएससी में पूछा गया था। साइंस एंड टेक से सवाल, विज्ञान प्रौद्योगिकी सवाल पूछा गया था। ये करंट अफेयर में चर्चा में था। वैक्सीन चर्चा में थे, वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन और अलग अलग वैक्सीन के कारण से इसलिए पूछा गया है।
ये जो सवाल है ये बोलते हैं ज्योग्राफी का है, बोलते हैं साइंस का है, जो भी है, विज्ञान में भी आप इसको पढ़ते हैं। ये भी विज्ञान का है, ज्योग्राफी का, दोनों का बोल सकते हैं, मूल रूप से ज्योग्राफी का ही सवाल है ये। यहाँ पर mRNA वैक्सीन के बारे में पूछा गया है। mRNA पद क्या होता है जो हमेशा चर्चा में रहता है, mRNA के बारे में पूछा गया है। mRNA का एक तरह से फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। AC करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं, धारा घनत्व क्या होता है, ये पूछा गया है आपसे। सदिश और अदिश राशि है ये। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा ना। और दिश मतलब दिशा, जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। सदिश यानी कि जिसकी दिशा हो, यानी कि उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। 11th की बेसिक फिजिक्स है ये। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर होता है, ये पूछा गया। सारे वन लाइनर आपको दिखेंगे, सारे वन लाइनर आपको दिखेंगे, सारे आपको वन लाइनर। यहाँ पर मैच करने वाला, स्टेटमेंट वाला एक सवाल यहाँ पर देखा गया था जो पिछले साल पूछा गया है। एक दूसरा सवाल ये था स्टेटमेंट वाला। ये 69 BPSC की मौलिकता इसीलिए था विज्ञान को लेकर। विज्ञान और इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन था उसमें 50% क्वेश्चंस को कठिन बनाए गए थे। विज्ञान में भी 50% और इकोनॉमिक्स में 50% से ज़्यादा सवालों को कठिन बनाए गए थे, और इसी कारण से पेपर हद से ज़्यादा कठिन लग रहा था आपको। ये सवाल आसान नहीं हो पाएगा 5G नेटवर्क वाला, उनके लिए जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए। ये जो सवाल है ये भी कठिन हो जाता है, ये भी कठिन हो जाता है। इस सवाल को हल करना कठिन हो जाता है। यहाँ पर मैच करने वाला दिया हुआ है। इस तरह के सवाल पहले भी विज्ञान में पूछे गए हैं, लेकिन BPSC में बहुत रेयरली पूछा गया है। एक आध सवाल कभी कभार पूछा जाता था, नहीं तो नहीं पूछा जाता। ये इसकी मौलिकता है। ये यहाँ से सवाल इस प्रकार पूछे जाते हैं। अगला देखिए क्या है, कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं हैं, ये पूछा गया है आपसे वन लाइनर में। चैट GPT चर्चा में रहा है, ये पूछा गया है। साइंस एंड टेक बोल लेंगे या करंट अफेयर बोल लीजिए, ये पूछा गया है आपसे। ये भी साइंस एंड टेक बोल सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर का सवाल है, या करंट अफेयर बोल सकते हैं। कौन सी जीभ के स्वाद का हिस्सा नहीं है, तो आप एक चीज़ काट सकते थे, मसालेदार कोई स्वाद नहीं होता है, और जो तीखापन होता है वो भी कोई स्वाद नहीं होता है। इससे आपका सटीक आंसर निकल कर आ जा रहा था 3 और 6, ये सही आ रहा था। इसमें नहीं है पूछा है तो 4 और 7 जिसमें कॉमन हो उसको आप अलग कर सकते हैं। 4 और 7 जिसमें कॉमन हो उसको आप अलग कर सकते हैं। इस प्रकार के सवाल होते हैं। सवाल आपने देखकर समझ गए होंगे कि अब जो सवाल पूछा जाता है ये बड़ा ही कठिन सवाल था, बहुत ही खतरनाक सवाल है ये भी पूछा गया था। ये आपका हो गया स्पेस से सवाल हो गया। ये आपका करंट अफेयर से था, डायरेक्ट करंट अफेयर से है। ये करंट अफेयर में चर्चा में था ये टॉपिक। प्रयोगशाला में जो हीरे का निर्माण किया गया है, भारत में शुरू किया गया रहा था, उसके बारे में सवाल पूछा गया है। बुलेट प्रूफ जैकेट बहुत बार चर्चा में रहा है, बहुत बार पहले भी पूछा है ये। उसके बाद से पूछा है पूर्ण रूप क्या होगा किसका, तो HMX का। HMX का, तो किसी भी चीज़ का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म कोई एक ही हो सकता है, कोई एक ही हो सकता है। एक से ज़्यादा पूर्ण रूप किसी का कभी होता ही नहीं है। अगला पूछा है अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या था, तो ये साइंस एंड टेक का सवाल ले सकते हैं। करंट अफेयर से 100% हो गया ये। मैनहट्टन परियोजना, ये मूवी आई थी ओपेनहाइमर करके, जिसमें मैनहट्टन परियोजना के तहत में मूवी बनाई गई थी। मैनहट्टन परियोजना पर ही आधारित मूवी बनाई गई थी, जिसमें दुनिया का पहला क्या था, तो परमाणु बम बनाया गया था। तो ये न्यूज़ में चर्चा में था मूवी के कारण से चर्चा में था मैनहट्टन परियोजना। करंट अफेयर इसीलिए पूछा गया है। ये फिजिक्स का सवाल है, ये भी फिजिक्स का सवाल है आपका। ये केमिस्ट्री का सवाल है, कोर केमिस्ट्री का सवाल है। ये आपका साइंस एंड टेक से पूछा गया है, जिसमें सार्स कोविड वैक्सीन के बारे में पूछा गया है। कोविड टीकाएँ जो होती है कैसे प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करती हैं। अगला सवाल पूछा गया था, ये तो हिस्ट्री का हो गया। तो यहाँ तक जो सवाल थे आपने देखकर एक अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि अगर 10 सवाल पूछे गए हैं, 6 वन लाइनर है, इसमें से 4 सवाल ऐसे हैं जिसमें मैच करने वाले या स्टेटमेंट आधारित सवाल डाले गए हैं। 60-40 का रेशियो है। कठिनाई के स्तर की बात करें तो अगर 30 सवाल पूछा गया है तो करीब में 20 सवाल वन लाइनर और मॉडरेट लेवल के होते हैं, जबकि ये 10 सवाल जो होते हैं ये अत्यधिक कठिन लेवल के होते हैं, या तो फिर उनको करना नहीं चाहिए इस लेवल के होते हैं। विज्ञान में अगर आपको कठिन सवाल लगे, हद से ज़्यादा कठिन लगे, तो कभी भी उसको तुक्का मत लगाइएगा, स्किप कर दीजिएगा। विज्ञान में तुक्का लगाना सही नहीं होता है। आपको सवाल देखकर एक अंदाज़ा लग गया होगा कि किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। 70 में भी इसी प्रकार का सवाल रहेगा, इससे कठिन ही रहेगा, आसान तो नहीं रहेगा।
इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि बीपीएससी का पेपर या यूपीएससी का हो, हर साल एक स्टेप आगे ही बढ़ता है, पीछे कभी भी आज तक आया ही नहीं है। आप उल्टा कर देख लीजिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। विज्ञान में तो कभी नहीं आया है पीछे। ये सवाल सब देखकर आपको एक अंदाज़ा और लगा होगा कि हमें वन लाइनर और फैक्ट पर और एप्लीकेशन बेस्ड सवालों पर थोड़ा सा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, उपयोग आधारित सवाल पर। एक चीज़ और आपको पता चला होगा कि करंट अफेयर जो है वो साइंस में ऐड करके पूछा जाता है, जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट वाला हो गया, जैसे डीएनए वाला हो गया, चैट जीपीटी वाला हो गया, एचएमएक्स का फुल फॉर्म हो गया। इस तरह के जो सवाल हैं ये करंट अफेयर्स, वेक्टर टीके हो गए, और कोरोना टीका प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पूछा गया है, स्पेस से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा गया था। ये सभी वो सवाल हैं जो आपके करंट अफेयर से बनते हैं, यानी कि 30 में से करीब में 5 से 7 सवाल जो हैं ये करंट अफेयर से पूछे गए हैं। 5 से 7 सवाल जो हैं करंट अफेयर से पूछे गए हैं, और ये 5 से 7 सवाल जो है बेहद आसान होते हैं। अगर आप करंट अफेयर को सही से पढ़ रहे होंगे, मंथली मैगजीन को पढ़ रहे होंगे, विजन या कोई भी एक मंथली मैगजीन, उसमें साइंस एंड टेक का जो सेक्शन अलग होता है, अगर आप उसको पढ़ रहे होंगे तो एक भी सवाल आपका करंट अफेयर से नहीं छूटता है। न्यूज़पेपर भी डिस्कशन फॉलो कर रहे होंगे तो उसके बाद भी आपका करंट अफेयर का सवाल नहीं छूटता है। तो यानी कि पेपर को 2 भागों में अगर हमने बांटा कि 60-40 का रेशियो है कठिनाई में, 60% सवाल जो होते हैं मॉडरेट टू आसान लेवल के हैं, 40% सवाल अत्यधिक कठिन लेवल के होते हैं, और ये 40 और 40 को मिलाकर पूछा जाता है, आपसे मिक्स कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सारे आसान एक साथ, कठिन एक साथ, ऐसा नहीं होता है। इसलिए एक चीज़ और मैं आपको सलाह देता हूँ आज ही टॉपिक बताने से पहले, एग्ज़ाम में पेपर के पहले पेज पर कौन सा सवाल लिखा हुआ है उससे ये डिसाइड नहीं हो जाता है कि 150 के 150 सवाल आपको नहीं आएगा। पेपर में सवाल को ढूंढ कर आपको करना पड़ेगा। ये लाइन ज़रूर ही याद में रखिएगा, एग्ज़ाम में भी ये लाइन ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पेपर में 150 सवालों से आपको ढूंढ कर 120 के करीब में सवाल लगाने होते हैं। 120 जिसमें से 105 के करीब में आपको सही करने पड़ते हैं। 15 अगर आपका गलत भी हो जाता है तो 15 का 1/3 कर देंगे, तो यानी कि 100 मार्क्स तक आपके लगभग में बन जाएंगे। कितने मार्क्स? तो 100 मार्क्स आपके अप्रॉक्सीमेटली बन जाएंगे। 100 मार्क्स बन जाते हैं, यानी कि आप सेफ साइड में हैं। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 120 तक अटैम्प्ट करते हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ में 105 तक सही कर लेते हैं। वरना आप 120 अटैम्प्ट करेंगे और हो सकता है कि आपका 80 ही सही हो, और अगर आप जनरल बॉयज़ या फिर ओबीसी बॉय में आते तो आप पहले ही बाहर हो गए हैं, तो अब आपको कोई चारा ही नहीं बचता है। ये वो सच्चाई है जो मैं आपको आज ही नवंबर महीने में ही बता रहा हूँ। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए ज़रा टॉपिक मैं दिखा देता हूँ। इन सभी का एनालिसिस करने के बाद से बहुत दिनों से बच्चे लोग बोल रहे थे, लेकिन वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि एनालिसिस करना पड़ता है ना पिछले 20 साल का। तो अब देखिए ज़रा कौन कौन से टॉपिक हैं और उसको कब पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। फिजिक्स से शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, तो उसके पश्चात केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी पर आएंगे। यहाँ पर मैंने हाथ से भले लिख दिया, लेकिन मैं आपको बुक के ही पेस्ट से दिखा देता हूँ। भौतिक विज्ञान जो होता है, फिजिक्स जो होता है, इसमें से सवाल जो पूछे जाते हैं अक्सर आसान होते हैं बंधुओं। सबसे आसान सवाल फिजिक्स से बनता है, तत्पश्चात कठिन जो है वो केमिस्ट्री का होता है लेवल, और सबसे कठिन अगर मुझसे पूछें, क्योंकि बायोलॉजी मेरा बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपका बायो बैकग्राउंड है तो हो सकता है आपको बायोलॉजी आसान लगता है, मुझे तो बायो देख के ही डर लगता है। तो सबसे कठिन सवाल मेरे हिसाब से बायोलॉजी में होता है, और उसको पढ़ना भी बड़ा कठिन होता है क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट नाम की चीज़ें बहुत कम होती हैं। उसमें फैक्ट 100% ही होता है। अगर मानविकी आप पढ़ेंगे, जैसे ह्यूमन बॉडी के अलग अलग अंगों के बारे में, अलग अलग जो क्रियातंत्र हैं हमारे, उनके बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो उनके जो नाम है वही आपको याद करने होते हैं। उसमें तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है और नाम ही आपसे पूछे जाते हैं। फिजिक्स में अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो मापक यंत्र और पैमाने, किस चीज़ से किसको मापा जाता है, ये सवाल पीसीएस का ये टॉपिक बड़ा ही फेवरेट सा टॉपिक है और यहाँ से पूछा जाता है। जब बीपीएससी का पहले का अगर आप देखेंगे ध्यानपूर्वक तो आपको दिखेगा कि कहाँ कहाँ से किस प्रकार सवाल इससे पूछा गया है। एरोमीटर हो गया,
दूरी मापने वाला यंत्र हो गया, गहराई मापने वाला यंत्र हो गया, दूध की पैमाना, दूध का क्या बोलते हैं उसको, शुद्धता मापने वाला यंत्र हो गया। ये सब पहले ट्रेंड में था, लेकिन अभी भी वन लाइनर में एक आध सवाल भी अगर पूछा जाता तो बोनस होता है। ये तैयार करने में आधा घंटा लगता है इस टॉपिक को, लेकिन सवाल यहाँ से कई बार पक्के हो जाते थे। इसको मत छोड़िएगा, ज़रूर ही पढ़कर जाइएगा। अगला जो टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसमें से एक है आपका प्रकाश टॉपिक। जो लाइट की टॉपिक है ये गारंटेड होता है, 100% गारंटी ले सकता हूँ मैं कि यहाँ से पूछा ही पूछा जाएगा। इसमें भी दो होता है बंधु, एक होता है मिरर आपका और एक होता है लेंस आपका। लेंस टॉपिक जो होता है, ये टॉपिक जो है, इन दोनों से सवाल गारंटेड पूछा जाता है। गारंटी होती है 100% की, 100% की गारंटी होती, पूछा ही जाएगा, कुछ भी कर लो पूछेगा ही पूछेगा। एक और टॉपिक है जिसको ग्रेविटी कहते हैं, लेस इंपॉर्टेंट बट पूछा जाता है। जैसे पिछली बार चंद्रमा वाला टॉपिक पूछा गया था, वो तो चंद्रयान चर्चा में था इसलिए पूछा गया था, बट आपको पता होना चाहिए ग्रेविटी के कई बार चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अगला ये टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है तरंग गति। वेव वगैरह जो पढ़ते हैं आप, वेव जो होता है इसमें स्पेक्ट्रम भी होता है गुरु, जिसमें स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें गामा से शुरू होता है, फिर अल्फ़ा, फिर अलग अलग आते हैं, अंत में रेडियो वेव पर हम लोग आते हैं। इसमें विजिबल भी होता है, इंफ्रारेड भी होता है, अल्ट्रा वायलेट भी होता है, आपने पढ़ा होगा। तो उनके स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो भी आपको पढ़ने होते हैं। और वेव अलग अलग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि जिसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वेव जरूर पढ़ के जाइए, तरंग गति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें तरंग गति में आपको मिलेगा वेव मोशन में, तो उसको ज़रूर ही पढ़ कर जाइएगा। अगला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे लाइट से मैंने 100% गारंटी लिया, वैसे ही साउंड से भी 100% की गारंटी और विद्युत धारा से आप ले सकते हैं कि यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना अत्यधिक होती है। कोई फिजिक्स में अगर मुझे 3 टॉपिक चुनना होगा तो कौन कौन सा चुनूंगा मैं, तो लाइट चुनूंगा, लाइट से पूछा जाता है, साउंड चुनूंगा और आपका अंतिम चुनूंगा मैं विद्युत धारा, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट वगैरह होते हैं, AC DC करंट वगैरह हो गया और उससे जुड़े हुए और भी छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, उसके बारे में पूछा। ये 3 टॉपिक फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है, जिसमें भी लाइट और साउंड जो हो गया ये तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक हो गए। मैग्नेट भी आप पढ़ के जा सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है चालकता, कंडक्टिविटी, जिसमें सुपर कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर होता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, इसको ज़रूर पढ़िएगा। अंतिम टॉपिक जो आपको लास्ट टाइम में पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ना तो आपको सारे ही चाहिए, अगर आपके पास में समय है थोड़ा सा और आप MCQ लगाना चाहें तो सारे लगाएं, लेकिन सबसे अंत समय में जिसको रिवाइज करें वो है, उसमें से है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। यहाँ से सवाल काफ़ी सारे बनते हैं, इसलिए कभी भी इसको छोड़कर मत जाइएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी में नए नए जो मिशन हुए हैं या पुराने मिशन भी हैं, जैसे पिछली बार कैसनी के बारे में आपसे 69 BPSC में पूछा गया था। कैसनी तो काफ़ी पुराना मिशन है नासा का, लेकिन 69 BPSC PT में पूछ लिया गया था, इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कृपया इसका भी अध्ययन ज़रूर ही करें। कहाँ से पढ़ें, अब पढ़ने का समय रहा नहीं, अब पढ़ने का समय है नहीं कि अब मैं आपको बोलूँ पढ़िए बैठकर। लूसेंट वगैरह कई सारे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा होगा नहीं गुरु, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आप MCQ लगा लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। घटना चक्र से हो गया, BPSC PYQ हो गया, UPSC प्रीवियस ईयर हो गया, या टेस्ट सीरीज़ वगैरह के जो साइंस टेक के MCQ वगैरह होते हैं वो आप लगा लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। ये सब चीज़ें सही नहीं रहेगी। अब पढ़ने का तो समय ही नहीं, 1 महीना बचाओ, क्या पढ़ेंगे आप, इसको ज़रूर पढ़िएगा। अब केमिस्ट्री पर आते हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, जो केमिकल और फिजिकल चेंजेज होते हैं, और विलियन सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें से। विलियन जो टॉपिक है ये अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है। सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, ये सब चीज़ें पूछी जाती है, किस चीज़ को किस में घोलते हैं, किस प्रकार से अलग करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। 69 BPSC PT में भी एक सवाल इसका परिभाषा पूछ लिया गया है, बहुत आसान सवाल था। सॉल्वेंट का शायद परिभाषा पूछा है, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट ये सब पढ़ा होगा ना आपने, तो उसी से एक सवाल पूछा है, ज़रा उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और पढ़ना क्या है, पढ़ना है परिभाषा, फॉर्मूला। फिजिक्स केमिस्ट्री सब में फॉर्मूला होता है। और उसके अलावा क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग क्या हो सकता है इसका, यही 3 चीज़ विज्ञान में पढ़ना है। इसके अलावा कुछ भी मत पढ़िएगा, आपका हो जाएगा बेड़ा पार।
अगला जो टॉपिक है वो है धातुएं, मेटल, खनिज, अयस्क, गुणधर्म और इसका उपयोग और मिश्र धातुएं। कई बार खतरनाक सवाल जब केमिस्ट्री से बनाना होता है ना, तो पूछता है कि इस धातु का निर्माण जो है किन किन धातुओं को मिलाकर किया गया है। इस प्रकार के कठिनतम सवाल केमिस्ट्री में बहुत कम टॉपिक हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो एक हो गया आपका कौन सा, विलियन सॉल्यूशन वाला चैप्टर जरूर ही पढ़िएगा, अत्यधिक इम्पॉर्टेंट, केमिस्ट्री में गारंटेड वाला टॉपिक हो गया। उसके अलावा केमिस्ट्री में एक और गारंटेड टॉपिक है, वो है कौन सा, तो एसिड बेस, और कौन सा हो गया, तो लवण आपका सॉल्ट, एसिड बेस सॉल्ट जो है ये टॉपिक अत्यधिक इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ से पूछे जाते हैं सवाल। 67 का उठाकर देखिए, 68 देखिए, 69 देखिए, आपको यहाँ से सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये वो टॉपिक हो गया जिसको आपको पढ़ना है अच्छे से। इसके अलावा एक और होता है पॉलीमर्स, जिसको बहुलक कहा जाता है। बहुलक टॉपिक जो होता है ये पूछा जाता है आपसे, पिछली बार ही पूछा गया था। जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसको ज़रा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके कोर में कुछ है, तो इसी चैप्टर में आपको मिलेगा वो सब टॉपिक, है ना। कार्बनिक अकार्बनिक धातुएं, और उसके अलावा जो मैंने अभी पढ़ाया है, जो टॉपिक बोला है एसिड बेस और ये सब सॉल्ट वगैरह, बहुलक। एक और टॉपिक है जो से केमिस्ट्री में काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते, वो है ईंधन। ईंधन, ईंधन और इसका दहन, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड अपूर्ण दहन से पैदा होता है, ये सवाल पूछा गया था 67th बीपीएससी में। तो इस प्रकार के सवाल जो है वो आपको ईंधन चैप्टर में ही मिलेगा। यही वो 4 चैप्टर है केमिस्ट्री के लिए जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा जीव विज्ञान के टॉपिक पर चलते हैं। ये सबसे कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग अगर साइंस बैकग्राउंड से होंगे भी तो भी वो मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, जीव विज्ञान नहीं पढ़ते हैं। मैंने भी नहीं पढ़ा, जब भी इसको देखता हूँ बड़ा सा सर दर्द हो जाता है। कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें ज़रा देखिए। जीव विज्ञान की उपशाखाएँ, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गुरु, और सबसे आसान है ये, जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है ना कि भाई कौन कौन सी उपशाखाओं के तहत किस चीज़ का अध्ययन हम लोग करते हैं। तितली का अध्ययन, मगरमच्छ का अध्ययन, सांप का अध्ययन, पता नहीं किस किस चीज़ का अध्ययन। तो जीव विज्ञान की उपशाखाएँ जो हैं यहाँ से काफ़ी सवाल बनते हैं। एक सवाल पूछा जाता है अक्सर, पीसीएस का पहले फेवरेट टॉपिक हुआ करता था, पिछले 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ इग्नोर कर रहा है, क्या पता अगली बार पूछ ले। इसको ज़रूर ही पढ़िएगा। अगला वर्गीकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके अलावा सेल थ्योरी, सेल वगैरह जो आपको दिखता है वो ज़रूर ही पढ़ना है। और अनुवांशिकी, जेनेटिक्स जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, इसको ज़रूर पढ़िएगा। उसके पश्चात अगर 100% गारंटी वाला कोई टॉपिक आप मुझे बोलेंगे पढ़ने के लिए, बायोलॉजी में कौन सा पढ़ूँ, तो एक कोशिका हो गया 100% वाला। और इसके बाद मानव शारीरिक और क्रिया विज्ञान, यानी कि ह्यूमन बॉडी के बारे में जो अलग अलग अंग हैं, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, ये सब जो तंत्र होते हैं हमारे सिस्टम शरीर में, इसके अंगों के नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हद से ज़्यादा पूछे जाते हैं। विटामिन पोषण तो फेवरेट टॉपिक में से एक है, तो यानी कि 100% गारंटी वाला एक ये टॉपिक हो गया, एक ये हो गया, और एक पादप कायिकी। ये 3 टॉपिक ऐसे हो गए, इसके अंदर ये सब टॉपिक हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, सारे सब टॉपिक हैं, और ये चैप्टर 3 ही हैं इसमें जहाँ सवाल पूछे जाते हैं। पादप कायिकी, मानव का हो गया, और उसके अलावा सेल अगर आप पढ़ के जाते हैं, सेल के डिटेल में पढ़ना है, मानव सेल भी पढ़ना है और पादप सेल भी पढ़ना है आपको। दोनों में डिफरेंसेस जो होते हैं वो भी आपको पढ़ना है, उसका डेवलपमेंट क्या होता है, कहाँ पर कौन सी परत होती है और किस सेल के अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं, उसको डिटेल में आपको पढ़ना है। तो ये 3 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी में। अगर हम ध्यान से देखें तो सब टॉपिक भले ज़्यादा हैं, लेकिन 3 ही टॉपिक हैं बायोलॉजी में मुख्य रूप से, जहाँ से आपको कंप्लीट करना है। अब है कि भाई इसको पढ़े कहाँ से, तो अभी अगर मैं बोलूँ आपको 6 नवंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, कि आप जा किताब पढ़िए तो मैं आपका शत्रु हो जाऊँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा बहुत फैक्ट ऊपर से देख सकते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी किताब पढ़ने का समय नहीं रहा गुरु। एक बार पढ़ के तो ये कोई सीख ही नहीं सकता है। जिसका साइंस बैकग्राउंड है उसको भी याद नहीं रहेगा, इतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी साइंस बैकग्राउंड है, मुझे खुद याद नहीं रहता फैक्ट। और बीपीएससी पीटी में साइंस और नॉन साइंस बैकग्राउंड का कोई खास असर नहीं पड़ता है, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड वाले कोड फैक्ट नहीं पढ़ते हैं, वो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व किया है हमने 11th-12th में, रटा नहीं कि किसको क्या बोलते हैं, है ना। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखिए कि पढ़ें कहाँ से हैं।
सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस ही करना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी मत कीजिएगा। अंतिम समय में अभी किताब लेकर मत बैठिएगा, क्योंकि आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं बंधुओं? तो सबसे पहला जो होता है माध्यम, वो है घटना चक्र का आप MCQ लगा सकते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा जो है NCERT MCQ, जो आपने पहले ही लगाया होगा। इन चैप्टरों को थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, इनको डिटेल में पढ़िएगा। इन चैप्टरों के फैक्ट जो है वो घटना चक्र में ज़्यादा अच्छा मिलेगा NCERT MCQ के कंपेयर में, वो भी अच्छे हैं। अपने चैनल पर कंप्लीट है विज्ञान के NCERT MCQ, घटना चक्र के साइंस के MCQ भी कंप्लीट है। लेकिन बंधुओं, लेकिन आप उसको घटना चक्र के एक्सप्लेनेशन से ज़रूर कीजिएगा। तीसरा जो होता है प्रैक्टिस करने का, वो है आपका UPSC PYQ। UPSC PYQ जो साइंस एंड टेक के पूछे गए और विज्ञान के, उसको ज़रूर ही करना है आपको। साइंस के तो सवाल अब पिछले 10 साल में कम पूछे गए हैं। पहले UPSC में साइंस के भी सवाल अच्छे खासे आते थे। बाकी यूपी में साइंस के सवाल जो पूछे गए वो सब आपको घटना चक्र में ही मिल जाता है। तो तीसरा आपका हो गया ये। चौथा, जो आपने टेस्ट सीरीज़ लगाया होगा अभी तक, अब टेस्ट सीरीज़ मत लगाइएगा, अब समय नहीं है। अब अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं अपने साथ है बंधुओं। तो अब आप क्या करना, टेस्ट सीरीज जो आपने लगाया हुआ है उसी को रिवाइज कर सकते हैं, और रिवाइज करने के साथ साथ केवल और केवल MCQ को ही रिवाइज कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए। मोर एंड मोर MCQ और उसका मोर एंड मोर प्रैक्टिस, बस यही करना है अंतिम समय में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन हल करते समय एक चीज़ का ध्यान में रखें, टारगेट करें वन लाइनर क्वेश्चंस को जो साइंस में आपके आ रहे हों। जैसे आपका फिजिक्स का पक्ष मजबूत है तो सबसे पहले फिजिक्स को टारगेट कीजिएगा एग्जाम में। अगर आपका बायो का पक्ष मजबूत है, जैसे कई सारे महिलाओं का, खासतौर से लड़कियों का बायो बड़ा मजबूत होता है, क्योंकि वो रटने माहिर होती हैं और बायोलॉजी बैकग्राउंड में भी लड़कियां ज़्यादा होती हैं। तो अगर आपका बायोलॉजी मजबूत है तो कृपया बायो को ही टारगेट करें सबसे पहले एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन बायो का ढूंढ के लगाएं, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स पर आए। जिसका जो पक्ष मजबूत है सबसे पहले उसी को टारगेट करना चाहिए एग्ज़ाम में। इस प्रकार से हल करें। साइंस में कभी भी तुक्का लगाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, जब तक कि आप श्योर नहीं हैं, मोर देन 80% से ज़्यादा आप श्योर नहीं है तो तुक्का न लगाएं, एलिमिनेशन लगाएं। जैसे मैंने एक तीखापन वाला जो सवाल था जिसमें मैंने एलिमिनेशन लगाया, आसानी से अपना आंसर आ गया। तो उस प्रकार से अगर आप करेंगे तो सही है। जैसे मैंने कुचालक वाला सवाल था, उसमें मैंने आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताया कि प्योर वाटर के अलावा जितने भी दुनिया में लिक्विड होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, तो सुचालक होते हैं। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट अगर छोटे छोटे पर आप एलिमिनेट कर सकते हैं तो ज़रूर ही कीजिए, तो फिर ज़रूर कीजिए, लेकिन तुक्का कभी मत लगाइएगा, ठीक है। तो विज्ञान के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, कृपया इसको ध्यान में रखिएगा। हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।